पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि रोहित और अनिका दोनों ही अब अपने कमरे में लंच करने के लिए मौजूद थे। तभी अनिका को फिर से वही स्विमिंग वाली बात याद आती है। अब अनिका के चेहरे पर फिर से एकदम से एंग्री लुक आ जाता है। अब अनिका को ऐसे देखते हुए रोहित कहता है, क्या हुआ अनिका, अभी तक तो तुम नॉर्मल बात कर रही थी, लेकिन अभी से इतना नाराज क्यों हो रही हो। तभी रोहित की इस बात पर अनिका कुछ नहीं कहती। अब रोहित फिर से कहता है कि अनिका क्या हुआ है, क्या तुम मुझे कुछ बताओगी। तभी अनिका फिर से कहती है, क्या बात है मिस्टर मारवा, आज उस स्विमिंग कंपटीशन में जो आपको आज ही पार्टिसिपेट करना था क्या। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है कि पता नहीं, लेकिन क्योंकि सभी एचओडी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे तो इसलिए अनिका मैं कैसे उन्हें इग्नोर कर सकता था, मैं कैसे मना कर सकता था, नहीं तो शायद हमारे दुश्मनों को भी हम पर शक हो जाता। अब अनिका भी रोहित की बात से एग्री तो करती है अब, लेकिन फिर अनिका कहती है, क्या बात है मिस्टर मारवा, काफ़ी अच्छी स्विमिंग करते हो आप। अनिका की इस बात पर रोहित फिर से कहता है, क्या तुमने अनिका मुझे पहली बार देखा है। अरे तुम तो जानती हो ना अनिका कि मैं सच में कितनी अच्छी स्विमिंग करता ही हूँ, इसमें कौन सा पूछने वाली बात है। अब रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका फिर से कहती है, हाँ जानती हूँ मिस्टर मारवा, वैसे शर्टलेस काफ़ी हॉट लग रहे थे आप। अब अनिका के बार बार इन्हीं बातों को सुनकर अब रोहित भी परेशान हो चुका था। अब रोहित भी कहता है कि अनिका तुम साफ साफ कहो ना कि तुम कहना क्या चाहती हो। तभी अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, अगर आपको स्विमिंग में ही जाना था तो आप एक पूरा अटायर पहन के भी तो स्विमिंग में जा सकते थे। आपको क्या जरूरत थी वहां पे शर्टलेस होकर सभी को अपनी बॉडी शॉडी दिखाने की। अभी अनिका की इनसिक्योरिटीज को रोहित अच्छे से समझ जा रहा है कि अब अनिका, क्योंकि अनिका में ये चेंजेस अब रोहित दिन ब दिन देख रहा था। अनिका भी अब नॉर्मल बीवियों की तरह अब रोहित से ऐसे ही क्वेश्चन पूछने लगी थी, क्योंकि अब अनिका को भी इनसिक्योरिटीज होती थी रोहित को लेकर। और जब से यहाँ पर उन्होंने सभी फीमेल स्टाफ को जब रोहित की प्रशंसा करते हुए सुना था, उसकी पूरी बॉडी की, उसके लुक की, तब से ही अनिका को इनसिक्योरिटीज थोड़ी सी ज़्यादा हो रही थी। क्योंकि मोनिशा तो खुद कह रही थी कि काश मुझे एक बार अगर मैं रोहित की पत्नी से मिलूं तो मैं उसे एक दिन के लिए अपने लिए मांग लूं। अब अनिका का गुस्सा इतना ज़्यादा था कि अब अनिका को इतना गुस्से में देखकर अब रोहित अनिका को कैसे समझाए, खुद रोहित को भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए अब रोहित अपनी चेयर से उठता है और अब अनिका से कहता है, अनिका तुम्हें कब से लोगों की बातों का फर्क पड़ने लग गया। तुम पहले तो ऐसी नहीं थी अनिका, और मैं कितनी बार प्रूव करूँ कि रोहित सिर्फ अनिका का ही है और उससे ज़्यादा वो किसी का भी नहीं है। हालांकि अनिका को भी रोहित की इन बातों पर और रोहित पर पूरा ही भरोसा था कि रोहित सिर्फ अनिका का है और किसी का भी नहीं। रोहित कभी भी ऐसा वैसा कुछ भी करने की सोच भी नहीं सकता है। हालांकि वो इस बात से भी अनजान नहीं थी, वो ये भी जानती थी कि लोग चाहे कुछ भी कहते रहे, कुछ भी सोचते रहे, उससे फर्क क्या पड़ता है। अब रोहित के समझाने के बाद अब रोहित देखता है कि अनिका का गुस्सा थोड़ा सा शांत हो गया था, और रोहित अब इस बात से भी खुश था कि शायद अब की बार उसे अनिका से 3-4 दिनों के लिए, जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं होता तब तक दूर नहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि अनिका जब भी नॉर्मली रोहित से गुस्सा होती थी तो वो कभी उसे जाहिर नहीं करती थी, बल्कि वो अपने किसी काम में खुद को इतना बिजी रख लेती थी कि वो रोहित उससे मिलने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, वो उससे मिल ही नहीं पाता था। लेकिन अब रोहित अनिका को अच्छी तरह से मना चुका था। वो भगवान का भी शुक्रिया अदा करता है कि अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब रोहित अनिका को चिढ़ाते हुए माहौल को थोड़ा सा नॉर्मल करते हुए कहता है, वैसे अनिका इस बात अब रोहित कहता है कि वैसे शादी के इतने सालों के बाद तुम्हें पता चला है कि मैं स्विमिंग में कितना हॉट लगता हूँ। अब रोहित की ये बात सोचकर तो अब अनिका भी एक पल के लिए सोचने लग जाती है कि आखिर रोहित किस वे में उसे ये बात कहता है। जब अनिका को उसका ये बात समझ में आती है तो एकदम से अनिका भी रोहित के साथ है, रोहित की इस बात पर हंसने लग जाती है। फिर बात को बदलते हुए रोहित से कहती है, वैसे मिस्टर मारवा, चलिए अभी लंच कर लेते हैं। ये कहते ही अब अनिका डाइनिंग टेबल पर जाकर फिर से बैठ जाती है और अब रोहित को आने का इशारा करती है और कहती है, मिस्टर मारवा चलिए जल्दी से लंच करते हैं। तो वही उस बिल्डिंग के रूम में बैठी हुई दमयंती देवी के चेहरे पर अभी भी किंग का वो खौफ साफ साफ नजर आ रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो 30 साल पहले जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ उसकी आंखों के सामने आ गया था। वो आज भी उन्हीं 30 सालों से पहले जो भी घटना हुई थी उसी घटना में ही थी अभी। तब भी दमयंती के कानों में एक ही आवाज आई थी, अपने डर से पर काबू रखो दमयंती। जैसे ही दमयंती के कानों में ये आवाज
आवाज आई तभी दमयंती एकदम से पलटकर देखती है। जैसे ही दमयंती ने उस आवाज की दिशा में देखा तो वो उसे लैपटॉप की तरफ देखती है जो उसे समझ आता है, जो उस लैपटॉप की तरफ देखती है जो कि वहां पर वो आदमी उसके लिए रख के गया था, क्योंकि उससे उसका बॉस उससे बात करने वाला था। अब उसे समझ में आता है कि ये कौन है। तभी जिसकी आवाज उसने सुनी थी वो एक एआई ऑडियो मैसेज था जो उनके बॉस का था। तभी दमयंती ने कहा, मुझे अपनी आवाज मेरे सामने अपनी आवाज को क्यों छिपा रहे हो? मैं तो तुम्हारी आवाज से और तुमसे भली भांति ही परिचित हूँ, तो मेरे सामने भी तुम इस एआई का सहारा क्यों ले रहे हो? क्या तुम सीधे सीधे बात नहीं कर सकते? क्या मैं जानती नहीं हूँ कि तुम कौन हो? दमयंती की इस बात पर अब उस बॉस ने कहा, जानते भी हो और अपना मुंह बंद रखो। मुझे बताओ क्या बताना चाहती हो? तुम मुझे मेरे आदमियों को प्लानिंग में क्या तुम मुझे बताओगी कि मेरे और मेरे आदमियों की प्लानिंग में क्या कमी है? क्योंकि मेरे पास तुम्हारी ये बकवास सुनने का ज्यादा टाइम नहीं है। उस बोझ की ये बात सुनकर अब दमयंती कहती है कि बिना अपने दुश्मन की ताकत को जाने हुए तुम अपने आदमियों को जंग के लिए तैयार कर रहे हो। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? पहले ये तो जान लो कि वो तुमसे मुकाबला करने में कितने आगे हैं और कितने पीछे, क्योंकि अपने दुश्मन के साथ फाइट तभी लड़ी जाती है जब तुम उनकी कमजोरियों के बारे में और उनकी शक्तियों के बारे में दोनों तरह से ही उनसे परिचित हो। लेकिन जब तुम अपने दुश्मनों की किसी भी चीज के बारे में परिचित नहीं हो तो तुम सीधा ही कैसे मैदान में उतर सकते हो? दमयंती की यह बात सुनकर अब उस बॉस ने कहा, बताओ क्या प्लान है फिर तुम्हारा? तो बॉस की इस सवाल पर अब दमयंती कहती है कि क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने अपने आदमी को जिस जगह पर नकली रोहित बनाकर भेजा था वो वहीं पर ही रोहित और अनिका रहते हैं, मतलब कि वहीं पर ही उन दोनों का वही पैलेस है। दमयंती की बात पर अब बॉस कहते हैं, कभी किसी ने उन दोनों को वहां देखा तो नहीं है? मेरे आदमी भी काफी वक्त से बस वहां पर नजर बनाए हुए थे। अब बॉस की इस बात पर दमयंती सोच में पड़ जाती है और फिर कुछ देर के बाद कहती है कि एक काम करो, 2 दिन बाद राजमहल पर और उस पैलेस पर और हाँ वो माँ बेटी को डराने के लिए और रानी साहिबा को बिजी रखने के लिए उनके कॉलेज पर तीनों ही जगह एक साथ अटैक कर दो। तुम्हें राजमहल उस महल पर जहाँ पे तुम्हारा आदमी वहां पर बंद था और साथ के साथ इस कॉलेज पर भी तुम तीनों ही जगह पर जब साथ में अटैक करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। तुम अपने आदमियों से कहो और हाँ राजमहल पर अटैक करने के लिए तुम मुझे और मेरी स्त्री सिपाहियों को जाने दो और हाँ बैकअप के लिए अपने आदमियों को भी हमारे पीछे रहने के लिए पहले से ही तैयार रखना। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2 दिन बाद ही तुम्हें राजमहल पर कब्जा मिल जाएगा और हाँ इसके बदले में तुम मुझे मेरी खोई हुई बेटी के बारे में भी बताओगे। दमयंती की यह बात सुनकर तो बॉस कहता है कि इतनी पुरानी बात है अभी लेकर क्या मतलब है दमयंती इन सब बातों का? इतने सालों से तुम उसे ढूंढ रही थी, क्या वो तुम्हें मिल गई? और वो वैसे भी उसके बारे में तुम अपनी मरी हुई माँ से पूछो ना, मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि तुम्हारी माँ को भी तो उसके बारे में सब कुछ पता था। मैं नहीं जानता, अरे मुझे तो ये भी पता नहीं था कि तुम्हारी कोई बेटी भी है। देखो बीती बातों को दोबारा से उखाड़ने से कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि वो बातें दफन हो चुकी हैं। तुम भूल जाओ ये सब। अब उस बॉस की ये बातें सुनकर अब दमयंती गुस्से में तिलमिला कर कहती है, अगर तुम मुझे उसके बारे में नहीं बता सकते तो क्या फायदा है फिर मेरा तुम्हारे इस मिशन में साथ देने का? फिर तुम अपने मिशन पर खुद ही अपनी लड़ाई लड़ो, मुझे तुम्हारी इस लड़ाई में नहीं पड़ना। क्या तुम मुझे जवाब दोगे? जवाब दो मुझे। दमयंती की इस बात पर अब बॉस कहता है कि मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं कुछ करता हूँ। ये कहते ही अब वो बॉस अपना फोन को कट कर देता है। अब उस लैपटॉप से दमयंती को दूसरी तरफ से कोई भी आवाज नहीं आती और फिर वो अपने रूम की विंडो से नीचे देखने लगता है और फिर वो 30 साल पहले की यादों में खो जाता है कि आखिर किस तरह से दमयंती गुलेरिया हाउस में उससे मिलने के लिए आई थी। और फिर वही उसे पता चलता था कि दमयंती प्रेग्नेंट थी और वो उसकी ही एक गलती की वजह से। अब वो फिर से उन्हीं 30 साल वाली पुरानी बातों में घुस जाता है जब उन्होंने उस पार्टी में करण गुलेरिया को बेहोश करने के लिए क्या क्या किया था और जबकि उसका शिकार खुद यहाँ पर दमयंती और राजीव गुलेरिया हो गए थे।
उनका बॉस यही सोचता है कि उस दिन गुलेरिया हाउस से जाने के बाद फिर कभी दमयंती ने उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं किया था। फिर अचानक से 9वें महीने बाद दमयंती ने उसे फोन किया, और वो भी सिर्फ एक मदद के लिए कि मैं उसकी खोई हुई बेटी को ढूंढ दूं। इसके बाद वो कभी मुझे कोई भी कांटेक्ट नहीं करेगी। दमयंती के उस फोन कॉल से मैं थोड़ा सा हैरान था, पर फिर भी मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसकी खोई हुई बेटी को ढूंढने में उसकी मदद करूंगा, और मैंने उस खोई हुई बेटी को ढूंढने में मदद भी की थी। लेकिन एक ईमानदार कोशिश मैंने की थी। कुछ दिनों की मेहनत के बाद मुझे पता चला था कि खुद दमयंती की माँ ने ही उसे एक वीराने घर में छोड़ा था। वो तो लच्छो के साथ भी यही करने ही वाली थी। वो तो दमयंती ने अपनी माँ को ऐसा करने से रोक दिया था, क्योंकि यहाँ पर दमयंती देवी क्यों उस दूसरी बेटी को गायब करने वाली कोई और नहीं बल्कि खुद उसकी माँ थी, रुद्रमा देवी। सिर्फ एक दमयंती की माँ रुद्रमा देवी की गलती की वजह से ही दमयंती की वो बेटी और मेरा वो खोया हुआ बेटा दोनों ही किंग के हाथों लग गए थे। आखिर किंग ने उन दोनों के साथ क्या किया होगा? कहीं उन दोनों को तभी के तभी तो नहीं मार दिया होगा। वो सपने इन्हीं ख्यालों में था कि तभी उसके कानों में उसके उसी खास आदमी की आवाज आती है। बॉस, अभी तक उस ऑफिसर के नंबर से कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। अपने उस खास आदमी की बातों से अब उस बॉस को इस बात का एहसास होता है कि वो जिन ख्यालों में अभी खोया हुआ था उसे बीते हुए तो 30 साल हो गए हैं। क्योंकि जब उसका बॉस इन सब बातों के बारे में सोच रहा था तो उसे तब ऐसा ही महसूस हो रहा था कि जैसे वो अभी उसी 30 साल जो बीत चुके हैं वो अभी भी वर्तमान में भी हो। अब उसका बॉस खुद को संभालते हुए ही अब उस बॉस ने कहा, लगता है इंडिया के ऑफिसरों को कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया है अपनी वर्दी से। इंडिया में जितने भी ऑफिसर्स हैं उन लोगों को लगता है प्यार की भाषा समझ में आती ही नहीं है, इसलिए उनके साथ हमें मजबूर होकर ऐसा कुछ करना होता है। उन्हें मजबूर ही किया जा सकता है, क्योंकि प्यार की भाषा तो अब उन्हें समझ में नहीं आ रही। तुम एक काम करो, उन दोनों ही ऑफिसर्स की फैमिली बैकग्राउंड का पता करो, ताकि हम उनकी किसी कमजोर नस को पकड़ सके और उन्हें अपनी टीम में शामिल कर सकें, और उन्हें भी वैसे ही मजबूर करें जैसे दिल्ली में हमने उन डॉक्टर्स की फैमिली को किया था। क्योंकि जब तक हम इन लोगों के उस कमजोर नस को नहीं दबाएंगे तब तक लगता है मुझे ये लोग ऐसे हमारी प्यार से करने वाली बातों को समझेंगे ही नहीं। ये सुनते ही अब वो बॉस का खास आदमी कहता है, मैं अभी पता लगाता हूँ बॉस। ये कहते ही वो आदमी अपने काम में लग जाता है और वो वहां से अपने बॉस को ग्रीट करके चला जाता है। वहीं रोहित के पैलेस में करण गुलेरिया ने आकाश गुलेरिया और मयूर गुलेरिया के साथ मिलकर आज लंच रेडी कर दिया था, और फिर सर्वेंट से कहा था कि ये सभी ही डिशेज को बच्चों के रूम में ले जाएं। वहां बच्चों के रूम में आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ही अभी रिया को कह रहे थे कि तुम उदास क्यों हो। दोनों ही भाई अपनी तरफ से पूरी ही कोशिश कर रहे थे रिया को नॉर्मल फील कराने की, क्योंकि वो भी साफ साफ देख पा रहे थे कि रिया की बेस्ट फ्रेंड लतिका अपने राजमहल में वापस चली गई थी। उसके बाद से ही रिया ज्यादा ही अपसेट हो रखी थी, और इधर रोहित और अनिका भी नहीं थे जिससे शायद वो रिया को संभाल पाते। वो फिर से आ जाएगी। यहाँ आर्यन और अलेक्जेंडर रिया को मना रहे थे कि तभी उनका दरवाजा कोई नॉक करता है। अब दरवाजे के नोक होने की आवाज को सुनकर अब आर्यन जल्दी से जाकर दरवाजे को खोलता है तो वहीं देखता है कि खाने की ट्रे को लिए हुए उसके नानू, दोनों मामू और रेखा मौसी सभी उनके दरवाजे के पास खड़े हुए थे। ये देखकर अब आर्यन के चेहरे पर एकदम से समाइल आ जाती है और वो सबसे ही कहता है कि जल्दी से अंदर आइए। और अब वो सब भी अंदर आ जाते हैं। तभी रिया अपनी फेवरेट डिश को देखकर एकदम से खुश हो जाती है। जहाँ रिया अभी तक उदास बैठी थी, लेकिन जब उसने अपनी फेवरेट डिश को देखा तो उसका चेहरा एकदम से खिल जाता है। और फिर वो सबसे कहती है कि चलिए सब साथ में ही खाते हैं। रिया की ये बात सुनकर तो वहां पर सबके ही चेहरे पर समाइल आ जाती है, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि रिया अपनी फेवरेट डिश को देखकर शायद इतनी जल्दी प्रिंसेस लतिका को भूल जाएगी। और वो इतनी जल्दी उदास, जहां रिया अब तक उदास थी, वो एकदम से इतनी जल्दी से नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन रिया की इसी चुलबुलाहट को देखकर अब सभी के चेहरों पर ही एकदम से समाइल आ जाती है। फिर वो सबके साथ मिलकर अपना अपना लंच एंजॉय करते हैं।
और फिर अब रिया आकाश गुलेरिया से कहती है, मामू आज मैं आपको ऑनलाइन गेम खेलना सिखाऊंगी। रिया की इस बात से तो आकाश गुलेरिया के चेहरे पर भी समाइल आ जाती है और वो कहता है कि जरूर मैं भी सीखना चाहूंगा अपनी रिया से कि ऑनलाइन गेम कैसा खेला जाता है। यहाँ रोहित के पैलेस में सब एक दूसरे के साथ सब आपस में लंच एंजॉय कर रहे थे, तो वहीं स्टाफ अपार्टमेंट के रोहित के रूम में अब तक अनिका और रोहित ने अपना लंच फिनिश कर दिया था कि तभी रोहित अपना फोन निकालकर वो मैसेज ओपन करके अनिका के सामने रख देता है, जो कि करण गुलेरिया ने रोहित को फॉरवर्ड किया हुआ था। ये वही मैसेज था जो उस बॉस ने उस दूसरा आदमी समझकर उसको अपनी टीम में शामिल होने के लिए किया था। ये मैसेज देखकर तो अनिका भी एकदम से शौक में पड़ जाती है कि ये सब हो क्या रहा है। फिर अनिका रोहित से कहती है कि आखिर ये इंसान इतना डिस्पेरेट क्यों है तुम दोनों को अपनी टीम में शामिल करने के लिए। वो तुम्हें और पापा को अपनी टीम में ज्वाइन क्यों करना चाहता है। आखिर क्या मकसद हो सकता है इस इंसान का। अनिका के इस सवाल पर अब रोहित भी खामोश हो जाता है, क्योंकि रोहित को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इन दोनों के पीछे क्यों लगा हुआ है उन्हें अपनी टीम में शामिल करने के लिए। और फिर अब दोनों ही कुछ सोचने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद रोहित अनिका से कहता है, तुम थोड़ा आराम कर लो, वैसे भी 1 घंटे बाद ही तुम्हारा लेक्चर है। ये कहते हुए ही रोहित अपनी जगह पर खड़ा होता है। तभी रोहित के साथ अनिका भी खड़ी हो जाती है और फिर रोहित अनिका को बाय बोलकर वहां से चला जाता है। अनिका यहाँ पर अपने घर के छोटे मोटे काम को करने में लग जाती है और फिर थोड़ी देर बाद अब अनिका रूम में जाकर थोड़ा सा आराम करने लगती है कि तभी उसके कानों में कुछ आवाज आती है। तभी अनिका को एहसास होता है कि यह आवाज उसके अपने ही बगल के रूम से आ रही थी, क्योंकि अनिका के सुनने की क्षमता इतनी अच्छी थी कि वो अपना रूम तो छोड़ो, वो पास में हो रही आवाजों को भी आसानी से सुन सकती थी। तभी अनिका रोहित के रूम से निकलकर अब बाहर आ जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि यह आवाज जिस रूम से आ रही थी वो तो पुराने एचओडी का रूम है। अनिका पूरे कंसंट्रेट के साथ अब उस कमरे में हो रही बातों को सुनने की कोशिश करती है, क्योंकि अनिका के मन में पहले से ही शक था कि जब उसने उस रात को कामिनी को वहां पर एचओडी के साथ देखा था, तब से ही अनिका को उन दोनों पर शक हो गया था। इसलिए अब अनिका यही जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये 2 आवाजें किसकी हैं। जब वो ज्यादा ही ध्यान से अब वहां पर हो रही उन बातों को सुनने लगी तो वो एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि कमरे से आवाजें 2 आदमियों की आ रही थी, एक वहां के पुराने एचओडी की और दूसरा वहां पर कामिनी की, क्योंकि कामिनी अभी भी एचओडी के ही वहां पर क्वार्टर में ही थी और उन दोनों की ही बातें करने की आवाज अभी भी अनिका को सुनाई दे रही थी। अब यही सोचती है कि आखिर कामिनी अभी भी पुराने एचओडी के कमरे में क्या कर रही है। तभी अनिका के कानों में कामिनी की आवाज सुनाई देती है। कामिनी अब उस एचओडी से कह रही थी कि क्या तुम नए एचओडी से बात नहीं करते हो क्या। कामिनी के इस सवाल पर अब पुराना एचओडी कहता है कि नहीं, कभी जरूरत नहीं पड़ी है मुझे उस नए एचओडी से बात करने के लिए, और वैसे भी जब मेरा पूरा ही डिपार्टमेंट अब उस एचओडी के हवाले चला गया है तो मैं क्यों करूं अब उस नए एचओडी से बात है, और वैसे भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उस नए एचओडी से बात करने में। तुमने उसका ओरा देखा है, उसका ओरा ही इतना खतरनाक है कि मेरा तो उससे बात करने का भी मन नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम उससे बात कर सकती हो, वो भी पूरी रात, जैसे तुम्हारी मर्जी। यू नो व्हाट आई मीन। कामिनी ने जब ये सुना तो उसने कहा, क्या तुम उसमें मेरी मदद कर सकते हो, क्योंकि कामिनी तो खुद रोहित के साथ ऐसा ही कुछ करने वाली थी। अब कामिनी की ये बात सुनकर अब वो एचओडी कहता है कि तुम्हारा एक से मन कहाँ भरता है, तुम टेंशन मत लो, तुम मुझे वो पानी का कैन दे देना, मैं उसे हमारे नए एचओडी के रूम तक पहुंचा दूंगा। वैसे भी मुझे भी अपनी हार का बदला उससे लेना है, क्योंकि कितनी ही आसानी से मैं उससे हार चुका हूँ। और हाँ, अब तुम अपने कपड़े लो और यहाँ से निकल जाओ। अगर किसी ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो तुम्हारे साथ तो प्रॉब्लम होगी और शायद मेरे साथ भी हो जाएगी, क्योंकि एक तो मेरा डिपार्टमेंट पहले ही मुझसे छीन चुका है और मैं नहीं चाहता कि मुझे यहाँ इस नौकरी से भी निकाल दिया जाए। यहाँ पर वो पुराना एचओडी और कामिनी यही सब बातें कर रहे थे। अनिका ने जैसे ही ये सब सुना तो उसका मन किया कि वो अभी इस एचओडी को अच्छा खासा सबक सिखाए।
ये लोग यहाँ पर क्योंकि इतना गंदा सोच सकते हैं, इतनी भयंकर प्लानिंग कर सकते हैं, ये सोचकर तो खुद अनिका अभी भी हैरान थी। साथ में अब अनिका अपने मन में ही कहते हैं कि एक सिंपल सी हार भी इन लोगों से डाइजेस्ट नहीं हो रही है। ये सोचते हुए ही अब अनिका रोहित के रूम में फिर से वापस से चली जाती है और वो फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगती है, क्योंकि अनिका जानती थी कि उसे अपने गुस्से को कंट्रोल करना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि इससे पहले अनिका गुस्से में कोई भी गड़बड़ कर दे जिससे शायद फिर उनके मिशन के लिए उन्हें उसका भुगतान करना पड़े। इसलिए अनिका अभी से ही अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अब अनिका काफी ठंडे दिमाग को रखकर अब सोचती है कि वो इस बारे में जरूर कुछ करेगी। थोड़ी ही देर तक रेस्ट करने के बाद अब अनिका भी रूम से निकलकर कॉलेज में चली जाती है और अब वो बैक टू बैक 3 क्लासेज है, क्योंकि अनिका के फिर से कॉलेज में जाने के बाद उसकी बैक टू बैक 3 क्लासेस थी जो रोहित ने ही शेड्यूल की थी। और फिर उसके बाद 1 घंटे का कार्ड आउट सेशन अपना आज का शेड्यूल को पूरा करने के बाद अब अनिका को वहीं पर ही 6 बज गए थे। अब वो स्टाफ रूम में पहुंची थी कि उसने देखा कि केल्विन और मोनिशा दोनों ही पहले से ही स्टाफ रूम में उसका वेट कर रहे थे। मोनिशा ने कहा, आर्या हम चलें? मोनिशा की बात सुनकर अब अनिका ने कहा, बस मैं ये रिपोर्ट हमारे एचओडी सर को सबमिट करके आती हूँ। अनिका को लगा कि वो ये कहेगी कि ये दोनों उसे जाने देंगे, क्योंकि नए एचओडी से ये फाइल सबमिट करने के चक्कर में शायद वो इन दोनों से पीछा छुड़ा सकती थी और वो रोहित के कमरे में आसानी से चली जाएगी। अनिका की ये रिपोर्ट वाली बात सुनकर तो अब मोनिशा बड़ी बड़ी आंखों से अब अनिका को ही देखने लगती है, क्योंकि यहाँ अनिका उन दोनों से अपना पीछा छुड़ाकर रोहित के कमरे में जाना चाहती थी, जबकि मोनिशा के दिमाग में तो अभी कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि मोनिशा को तो खुद अब नए एचओडी से मिलने का एक पॉइंट मिल गया था। फिर वो उसके हाथ की अनिका की रिपोर्ट वाली बात को सुनकर मोनिशा बड़ी बड़ी आंखों से अनिका को देखने लगती है, क्योंकि उसे तो अब अपना आइडिया मिल गया था। और फिर अब वो उसके हाथ से उस रिपोर्ट की फाइल को एकदम से अपने हाथ में ले लेती है और फिर वो अनिका से कहने लगी, आर्या मैं ये फाइल को ले जाऊं? देखो प्लीज मना मत करना, तुम तो जानती हो ना यार, मैं तो बस उन्हें दूर से ही देख पाती हूँ। मुझे इस नए एचओडी से मिलना है, प्लीज इस बहाने से तो मैं न्यू एचओडी से आराम से मिल सकती हो। तुम तो जानती हो ना कितना करस है मुझे उन पर। आज मुझे मौका मिला है और मैं इसे गंवाना नहीं चाहती। तुम ना एक काम करो, ये 2nd फ्लोर पर 202 रूम नंबर मेरा घर है, क्योंकि मोनिशा को 202 क्वार्टर अलॉट हुआ था, इसलिए अब मोनिशा कहती है मेरा घर है और ये लो उसकी की, तुम जाकर बैठो, मैं तभी थोड़ी ही देर में आती हूँ। ये कहते हुए ही इससे पहले अनिका कुछ भी मोनिशा को कह पाती, मोनिशा अपने तेज कदमों से अपने वहां से बाहर निकल जाती है। यहाँ अनिका और केल्विन दोनों ही फटी हुई आंखों से बस मोनिशा को ही देख रहे थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी केल्विन कहता है कि क्या हमें इसका पीछे चलना चाहिए, क्योंकि मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, ये लड़की कहीं वहां जाकर भी कोई गड़बड़ ना कर दे, क्योंकि इसके दिमाग में चल क्या रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जब से इन्होंने न्यू एचओडी को देखा है तब से इसका बिहेव कुछ अलग ही है, क्योंकि पहले तो मोनिशा ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी। अनिका को खुद मोनिशा का ये बिहेव अब तक समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब अनिका खुद अपने एक शौक में थी कि आखिर मोनिशा ने इतनी जल्दी उसके हाथ से की भी ले ली और वो यहाँ से चली भी गई। इससे पहले अनिका कुछ भी सोच पाती, तभी केल्विन फिर से अपनी बात को दोहराता है। अनिका भी अब हाँ में अपना सिर हिला देती है। तभी दोनों ही अब भागते हुए ही अब अपने अपार्टमेंट के पास जाकर जल्दी से अब वो एलिवेटर के पास चले जाते हैं। और फिर केल्विन ने 6th फ्लोर का बटन दबा दिया था, क्योंकि मोनिशा यहाँ पर सीधे ही रोहित मारवा के 6th फ्लोर नंबर 6 पर उसके अपार्टमेंट में जाने के लिए निकल चुकी थी। कुछ ही देर में दोनों 6th फ्लोर में पहुंच जाते हैं तो वो देखते हैं कि मोनिशा रोहित के रूम के बाहर बेल को बजा रही थी और वो दोनों उसे ही देख रहे थे। अनिका और केल्विन को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि दोनों ने ही एलिवेटर की लिफ्ट को रोक रखा था। यहाँ नीचे रोहित लिफ्ट के आने का वेट कर रहे थे। फिर रोहित ने सोचा कि वो स्टेयरकेस का ही यूज कर ले, क्योंकि काफी देर तक वेट करते हुए भी लिफ्ट नीचे नहीं आई थी। वहाँ मोनिशा देखती है कि न्यू एचओडी के रूम का लॉक लगा हुआ है, तो वो सोचती है कि शायद अभी भी यहाँ पर उसके सर अभी नहीं आए हैं। फिर वो अपनी एक उंगली को अपने दांतों में फंसाकर वहीं पर खड़ी रहती है और वहीं अनिका मोनिशा को ही झुक कर देख रही थी कि आखिर अब मोनिशा क्या करेगी।
और उसके साथ साथ केल्विन भी अब अनिका के पीछे खड़ा हुआ होकर ये सब देख रहा था। केल्विन के दोनों ही हाथ अब अनिका के कंधों पर थे और दोनों की ही नजर अभी रोहित के रूम के सामने खड़ी हुई मोनिशा पर ही थी कि अब अगला स्टेप मोनिशा का क्या होगा, क्या वो रोहित मारवा के क्वार्टर के अंदर चली जाएगी या नहीं। अब तक रोहित ने भी 6th फ्लोर पर रोहित भी आ गया था अपना स्टेयरकेस को यूज करके। जब उसने देखा कि लिफ्ट को किसी और ने ही नहीं बल्कि अनिका ने रोक रखा है, तब रोहित अनिका के पास जाने लगता है। यहाँ केल्विन अनिका से कहता है कि यार आर्या, हमारे न्यू एचओडी को रूम खोलने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि मोनिशा तब से ही उनके रूम की बेल को बजाई जा रही है, लेकिन अभी तक किसी ने अंदर से रूम को नहीं खोला है। केल्विन की बात सुनकर अब अनिका कहती है कि हो सकता है कि वो अभी यहाँ पर ना हो, इसलिए शायद यहाँ पर दरवाजा खोलने में इतनी ढील हो रही है। अनिका और केल्विन अभी यही बात कर रहे थे कि तभी उनके कानों में पीछे से आवाज आती है कि आप दोनों ने लिफ्ट को क्यों रोक कर रखा हुआ है। यह आवाज इतनी रोबीली थी कि एकदम से अनिका और केल्विन पीछे की तरफ देखते हैं। तभी केल्विन और अनिका उस आवाज की तरफ देखते हैं और उसी वक्त रोहित की नजर केल्विन के हाथों पर जाती है, जो कि अभी भी अनिका के कंधों पर ही थी और अनिका को भी इस बात का आभास नहीं था अभी तक। तभी अनिका और केल्विन दोनों ही लिफ्ट से बाहर आते हैं और अब केल्विन कहता है, सर वो हम आपको आज की रिपोर्ट सबमिट कराने के लिए आए थे, क्योंकि अब केल्विन के पास इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं था। जैसे ही अचानक से रोहित मारवा ने उससे ये सवाल किया तो उसके मुंह से सीधे ही यही सच निकल गया। केल्विन की इस बात पर अब रोहित कहता है कि तो कहाँ है फिर रिपोर्ट, दिखाओ मुझे रिपोर्ट। लेकिन केल्विन ने अपने मुंह से बोल तो दिया था, लेकिन उसके हाथों में अभी भी कोई भी रिपोर्ट नहीं थी। अब केल्विन अपने हाथों से मोनिशा की तरफ इशारा करता है और कहता है, सर रिपोर्ट हमारे पास नहीं है बल्कि उसके पास है। केल्विन की बात सुनकर अब रोहित कहता है कि क्या बात है, एक रिपोर्ट को लेने के लिए 3 लोग आए हैं और वो तो वहां पर मेरे क्वार्टर के बाहर खड़ी है, तो तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब रोहित को भी उन पर शक होता है। ये कहते हुए ही अब रोहित अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर रोहित अब उन सबके सामने अनिका से भी कुछ बात नहीं कर सकता था। यहाँ केल्विन अब रोहित के वहां उनके पास से गुजरने के बाद अब वो केल्विन भी जोर जोर से अब एकदम से सांस लेने लग जाता है और फिर अनिका से कहता है कि यार क्या पर्सनैलिटी है इस इंसान की, सच में इनका ओरा ही इतना खतरनाक है। और उनकी आवाज तो देखो, एकदम से कलेजा हाथ में आने को हो रखा था। अब तक रोहित अपने रूम के पास आ गया था। रोहित अब मोनिशा से कहता है कि मिस मोनिशा, आप मुझे रिपोर्ट दे सकती हैं। अब जैसे ही मोनिशा पीछे की तरफ देखती हैं तो वो तो एकदम उसकी सीटी पिटी गुल हो जाती है, क्योंकि उसने तो खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पीछे से ही उनके न्यू एचओडी आ रहे हैं। अब रोहित को अपने इतने पास देखकर तो मोनिशा अपने सेंस में ही नहीं थी। तभी रोहित ने फिर तेज आवाज में फिर से कहता है, मिस मोनिशा, क्या आप ठीक हैं। रोहित की ये आवाज सुनकर तो मोनिशा अपने सेंस में आती है और फिर कहती है, सर ये रिपोर्ट। क्योंकि जब वो अपने सेंस में आती है वो इतना हड़बड़ा जाती है कि वो सीधा ही रिपोर्ट को आगे बढ़ा देती है। मोनिशा से रिपोर्ट लेकर अब रोहित अपने रूम के अंदर जाने लगता है कि तभी उसकी नजर बाहर खड़ी हुई मोनिशा पर फिर से जाती है। रोहित वही रुक कर अब कहता है, एनीथिंग एल्स मिस मोनिशा। रोहित के इस सवाल पर अब मोनिशा ना में अपना सिर हिला देती है। अब रोहित अंदर जाकर अपने रूम का दरवाजा बंद कर देता है। आज पहली बार अनिका रोहित के सामने इतना एम्बैरेसिंग फील कर रही थी, क्योंकि अनिका ने खुद भी नहीं सोचा था कि कभी वो रोहित को खुद के सामने रखकर भी उसे उसके सामने एकदम से अनजान बनना होगा। तभी अनिका ने मोनिशा का हाथ पकड़ा और उसे एलिवेटर के पास ले जाने की कोशिश की। तभी कि मोनिशा तभी भी रोहित के रूम की तरफ ही देख रही थी। हालांकि अनिका खुद उसके हाथ को पकड़कर उसे एलिवेटर की तरफ खींचकर लेकर जा रही थी। अब केल्विन भी मोनिशा से कहता है कि अब चलो जल्दी यहाँ से, तुम्हारी वजह से मुझे और आर्या को हमारे एचओडी के सामने कितना एम्बैरेसिंग फील हो रहा है, ये तुम समझ नहीं सकती। जल्दी से चलो अब यहाँ से। केल्विन और अनिका दोनों ही अब मोनिशा को 2nd फ्लोर पर ले आते हैं और वो अब रूम नंबर 202 का दरवाजा अब अनिका खोलती है। अब तीनों ही मोनिशा के रूम में आकर बैठ जाते हैं। अब मोनिशा कहती है कि यार ये कितना हैंडसम है, क्यों आर्या तुम क्या कहती हो इस न्यू एचओडी के बारे में। अब अनिका मोनिशा की इस बात पर जवाब देती है कि तुम थोड़ा अपनी एक्साइटमेंट पर कंट्रोल करो, इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग फील मुझे अपनी लाइफ में कभी नहीं हुआ जितना मुझे आज फील हुआ है, क्योंकि ऐसा एम्बैरेसिंग मोमेंट मैंने अपनी लाइफ में कभी देखा ही नहीं है।
अब अनिका को खुद पर ही इतना गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसी गुस्से में ही वो मोनिशा को ये सब बोल देती है। अब मोनिशा और अनिका की बात पर अब केल्विन कहता है कि तुम दोनों बातें करो, मैं हम तीनों के लिए चाय बनाता हूँ और साथ में कुछ नाश्ता भी। ये कहते हुए ही अब केल्विन मोनिशा के किचन में चला जाता है। जब तक केल्विन चाय और नाश्ता लाता है तब तक इतनी देर में मोनिशा सिर्फ एचओडी के ही का ही जिक्र कर रही थी, जिसे सुन सुनकर अनिका को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था कि कोई उसके पति के बारे में ही ऐसा कैसे कह सकता है। कभी उसकी पर्सनैलिटी के बारे में मोनिशा बात कर रही थी तो कभी उसके लुक्स के बारे में, कभी उसके ओरे के बारे में। अनिका भी यही सोच रही थी कि मुझे मेरे ही पति के बारे में किसी और से सुनना पड़ रहा है। तभी अनिका केल्विन की को आवाज लगाती है और अब अनिका का गुस्सा इतना बढ़ गया था क्योंकि अब वो बोर भी हो चुकी थी यहाँ पर मोनिशा की बातों से। इसलिए वो सोचती है कि यहाँ पर अगर केल्विन ही आ जाए तो शायद इस बात को बदला जाता है। इसलिए उस मोनिशा की बात को बदलते हुए अब अनिका केल्विन को आवाज लगाती है और कहती है, कितना टाइम और लगेगा तुम्हारी चाय बनने में। तभी केल्विन कहता है कि बस आ गया, मैं ये लो चाय और ये नाश्ता। आर्या, यू लाइक फ्रेंच फ्राइज, प्लीज हैव इट। ये कहते हुए ही केल्विन एक स्माइल देता है। अब अनिका अपना फोन निकालकर रोहित को एक मैसेज सेंड कर देती है कि वो अभी सेकंड फ्लोर पर ही रहेगी। अनिका भी अभी केल्विन और मोनिशा के साथ में ही चाय पी लेती है। वहीं दूसरी तरफ 6th फ्लोर पर रोहित अपने रूम में अनिका का वेट पहले से ही कर रहा था कि तभी उसके फोन पर अनिका का मैसेज आया। जब रोहित ने मैसेज का नोटिफिकेशन को सुना तो रोहित ने अपने फोन को निकाला और अब वो उस मैसेज को पढ़ने लगता है। मैसेज को पढ़ने के बाद अब रोहित अनिका को फिर से रिप्लाई करता है, क्या तुम अभी भी उसी के साथ हो जिसके साथ तुम लिफ्ट में थी। रोहित का ये मैसेज पढ़कर तो अनिका के चेहरे पर फिर से एक स्माइल आ गई थी क्योंकि आज दोपहर में लंच टाइम में जब रोहित अनिका को समझा रहा था और खुद अब रोहित इतना इनसिक्योर हो रहा था तभी अनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। अनिका ने अब फिर से रोहित को रिप्लाई किया, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या मिस्टर मारवा? आई मीन यू आर जेलस ऑफ हिम। अनिका के इस मैसेज का रिप्लाई में अब रोहित फिर से जवाब देता है, नो 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 नोट एट ऑल। ये लिखते हुए ही अब रोहित अपने फोन को सोफे पर ही फेंक देता है क्योंकि अब रोहित को भी खुद एहसास होता है कि अनिका आखिर सच ही तो कह रही है, तभी तो शायद वो उसके बारे में इतना सोच रहा है। और फिर अब रोहित अपनी बालकनी में चला जाता है और कुछ सोचने लगता है। वहां दूसरी तरफ पेरिस के होटल में एक आदमी किसी से कहता है, किंग वो आ गई है, कहीं उसके आने से हमारे युवराज और उनकी फैमिली पर कोई खतरा तो नहीं होगा ना। अपने आदमी की ये बात सुनकर वो आदमी जिसे वो किंग कह रहा था अब वो बड़े ही रोबीले अंदाज में जवाब देता है कि लगता है वो भूल गई है कि सालों पहले क्या हुआ था। उसका और उसके समय का सबका कितना बुरा हाल हुआ था, उसका और उसकी सौम्या का। कहीं ऐसा ना हो कि इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराए। ये कहते हुए ही अब किंग फिर से खामोश हो जाता है। अब वो आदमी इंतजार कर रहा था कि अब किंग उसे कुछ कहेंगे, लेकिन किंग को खामोश देखकर वो भी वहां से चला जाता है क्योंकि उस किंग का ऑरा इतना खतरनाक था कि उसके आदमी को एक एक बात खुद कहने से पहले 20 बार सोचनी पड़ती थी। खूब सोच विचार कर ही उसका आदमी किंग को कोई भी बात बता पाता था कि कहीं उसकी ये बात खत्म होने से पहले उसका इस दुनिया में ही ना आखिरी दिन हो। तभी किंग के विंडो के पास एक गार्ड आता है। उसने देखा कि किंग समझ जाते हैं उसे देखकर ही किंग समझ जाते हैं कि उस गार्ड को स्वाति मल्होत्रा ने भेजा है और वो गार्ड अब किंग को स्वाति मल्होत्रा का मैसेज देता है, क्या आप जिंदा हैं? अगर हैं तो कहाँ हैं? मैं एक बार आपसे मिलना चाहती हूँ। क्योंकि जो गार्ड वहां पर किंग के लिए मैसेज लेके आया था उस गार्ड को वो किंग अच्छी तरह से जानता था और उसको देखकर ही किंग समझ गया था कि इसे किसने भेजा है। जैसे ही गार्ड का ये मैसेज किंग ने सुना तो वो विंडो के पास आ गया और अब वो हाइपोटाइज कर दिया और उसे कहा, तुम्हें याद है ना कि कैसे सालों पहले मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। चलो अब उसका एहसान तुम जिंदगी भर चुकाओगे। तुम्हें अपने मदद का जो भी इंफॉर्मेशन देनी है दो, लेकिन मुझसे जुड़ी हुई बात नहीं बताओगे, जैसे ही इतने सालों से नहीं बताई है आगे भी तुम ये नहीं बताओगे। किंग की ये बात सुनकर वो गरुड़ अपनी पलकों को झपका देता है और वो फिर एक लंबी उड़ान भरने लग जाता है। यहाँ किंग अपने रूम में यही सोच रहा था कि आखिर ये स्वाति मल्होत्रा मुझसे बात क्यों करना चाहती है और आखिर इसको पता कैसे चला कि मैं जिंदा हूँ। पूरी दुनिया के सामने पूरी दुनिया में अगर मैं किसी से नफरत करता हूँ तो वो बस एक यही औरत है।
अपने दुश्मनों से भी ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा नफरत मैं इसी औरत से करता हूँ और यही औरत मुझे खुद ऐसे मैसेज भेज रही है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि स्वाति मल्होत्रा खुद पक्षियों के द्वारा अपने मैसेज भेज देती थी, तो इधर किंग भी स्वाति मल्होत्रा के द्वारा भेजे गए इन पक्षियों के द्वारा मैसेज को अच्छे से समझ पा रहा था। आधा सच पूरा झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है, ये बात उसे समझ में नहीं आई थी, तो भी अब क्यों बार बार मुझ तक ये अलग अलग तरीके से मैसेज पहुंचा रही है। तो वहीं पेरिस के घने जंगल में भी उस गुफा में स्वाति मल्होत्रा उसे गरुड़ का इंतजार कर रही थी, जिस गरुड़ को उसने वहां पर किंग के पास इंफॉर्मेशन के लिए भेजा था। तभी वो देखती है कि वो गरुड़ वहीं पर आ जाता है। आसमान में वो उड़ रहा था, अब तक उसके सामने बने हुए एक पत्थर पर आके अब वो गरुड़ बैठ जाता है। तब स्वाति ने उसे गरुड़ से पूछा कि क्या उसे कुछ मैसेज दिया है उन्होंने, लेकिन जब उसकी नजर गरुड़ की आंखों पर पड़ती है तो वो समझ जाती है कि हमेशा की ही तरह गरुड़ उससे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देने वाला है। स्वाति मल्होत्रा जानती थी कि हमेशा की तरह ही गरुड़ उससे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि एक वही शख्स है जो उसके गरुड़ को अपने काबू में कर सकता है। तभी स्वाति मल्होत्रा को भी बूढ़े बाबा की आवाज आई, मैडम आप इतने सालों से कोशिश कर रही हैं उससे बात करने की, लेकिन वो हर बार इस गरुड़ को ऐसे ही भेज देते हैं, फिर आप कोशिश करती हैं, आखिर आप क्यों उनसे मिलना चाहती हैं। बूढ़े बाबा के इस सवाल पर अब स्वाति मल्होत्रा खामोश हो जाती है, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानती थी कि आखिर वो किंग से क्यों मिलना चाहती है। तो वहीं उस बिल्डिंग में ही बने एक रूम में खड़ी दमयंती देवी भी अपने डर से पर अभी भी काबू करने की कोशिश कर ही रही थी, लेकिन सालों पहले का डर उस पर इतना हावी हो रहा था कि कैसे इस शहर से वो भाग रही थी और किंग उसके पीछे पीछे उसे मारने के लिए दौड़ा रहा था। खुद आरजीबी किंग के आगे मरने की हालत में था। सालों पहले का मंजर उसकी आंखों के सामने अभी भी दौड़ दौड़ कर आ रहा था। जो दमयंती किसी से भी नहीं डरती थी, लेकिन वो उस इंसान से डर कर यहाँ से इंडिया भाग गई थी, अपनी 3 साल की बेटी और अपनी माँ के पास। वो तो पेरिस इसलिए ही आई थी कि आरजी ने उसे कहा था कि उसकी खोई हुई बेटी उसे यहीं पर ही मिलेगी, लेकिन दमयंती का सामना यहाँ पर किंग से हुआ था और उस वक्त दमयंती कितनी मजबूर थी कि उसे अपनी ही एक बेटी को ढूंढने के लिए अपनी दूसरी बेटी को उसी औरत के पास छोड़कर आई थी, जिसने उसकी पहली बेटी को उसको इस दुनिया में आने से जो उसकी बेटियों को यहाँ पर उसकी दुनिया में आने ही नहीं देना चाहती थी। ये दमयंती ही जानती थी कि कैसे उसने अपनी बेटी को अपनी ही माँ से बचाया था। दमयंती इतने सालों बाद फिर से उसी जगह पर थी जहाँ पर उसे उसकी खोई हुई बेटी के मिलने की उम्मीद थी। अगर दमयंती के मन में किंग का खौफ नहीं होता तो शायद वो अब तक अपनी बेटी को यहाँ पर वापस आकर ढूंढ लेती, लेकिन सिर्फ एक किंग की वजह से ही दमयंती दोबारा पेरिस में कभी भी नहीं आ पाई। दमयंती अपने इसी ख्यालों में थे कि उसके कानों में एक आवाज फिर से आती है, माँ साहब आप आ गई हमसे मिलने। जैसे ही ये आवाज दमयंती के कानों में जाती है तो वो देखती है कि ये उसकी वही से स्त्री सिपाहियां हैं जिसने उन्हें आजाद कर दिया था, क्योंकि जब दमयंती देवी ने अपनी बेटी को खो दिया था तो उसके बाद ही उन्होंने अपने उन सभी स्त्री सिपाहियों को भी अपनी कैद से आजाद कर दिया था और बोल दिया था कि तुम जाओ और अपनी जिंदगी जियो। लेकिन अब खुद दमयंती देवी अब एक ऐसे जंजाल में फंस चुकी थी कि अब फिर से वो अभी इसी दुनिया में फिर से दोबारा से इंटर कर रही थी। दमयंती अब कहती है, तुम सब यहाँ कैसे, और तुम सब ठीक तो हो ना। अपनी माँ साहिब की ऐसी बात सुनकर तो वो स्त्री सिपाहियाँ एक दूसरे को देखने लगती हैं, क्योंकि आज तक उनकी छोटी से छोटी गलती पर भी माँ साहिब उन्हें मौत की सजा सुना देती थी, और आज वो उनके बारे में खुद आगे से पूछ रही हैं। ये सोचकर उन्हें अब अजीब लग रहा था। तभी उनके कानों में दमयंती की फिर से आवाज आती है, मुझे यहाँ के लोगों के मिशन से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं यहाँ आई हूँ और उनके इस मिशन से जुड़ी हुई हूँ तो बस मेरे 2 ही मकसद हैं, एक तो रोहित मारवा की मौत और दूसरा मुझे अपनी सालों पहले खोई हुई बेटी को ढूंढना है। अब बस वही है मेरे जीने का एक आखिरी वजह, क्योंकि एक बेटी को तो मैं खो चुकी हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे मेरी दूसरी बेटी को भी ढूंढने की वजह मिल गई है। अपनी माँ साहिब की यह बात सुनकर तो वो स्त्री सिपाहियाँ हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी, क्योंकि उन सिपाहियों को खुद नहीं पता था कि आखिर दमयंती देवी यहाँ पर कौन सी बेटी की बात कर रही हैं। तभी एक ने बड़ी ही हिम्मत करके कहा, मासा हम यहाँ बस आपसे मिलने आए थे,
अब हमें उस कॉलेज में जाना होगा, वरना वहाँ के गेट बंद हो जाएंगे। अपनी सत्री सिपाहियों को की ये बात सुनकर तो दमयंती भी एकदम से हैरान हो गई। अब दमयंती भी सोचती है कि कौन से कॉलेज की बात कर रही हैं उसकी स्त्री सिपाहियाँ। अब वो उनसे पूछती है कि तुम कौन से कॉलेज की बात कर रही हो तुम सब। तभी एक लड़की बड़ी ही हिम्मत करके कहती है, माँ साहिब, हमारे बॉस ने हमारा एडमिशन पेरिस कॉलेज में करवा दिया है, क्योंकि हमें हर हाल में उस कॉलेज में इंटर करना है ताकि हम अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें और उनका दिया हुआ काम भी उसी कॉलेज से कर सकें। अब वो इतना कहने के बाद अब वो लड़कियां अपनी नजरों को झुका लेती हैं। उसकी इस बात से अब दमयंती समझ गई थी कि आखिर आरजी ने इन सब को किस काम के लिए उस कॉलेज में भेजा है। तभी दमयंती कहती है कि अभी तक कितनी ही लड़कियों को फौज में डाला है। वो लड़की कहती है, माँ साहिब, अभी तक हमने सिर्फ 100 लड़कियों को ही अपनी फौज में शामिल किया है और हम उन्हें वो सब सिखा रहे हैं जो आपने हमें सिखाया था। ये सुनकर अब दमयंती फिर से कहती है, ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। तुम सब अपनी माँ साहिब से मिलकर अब वो सभी फिर वहां से चली जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अभी रोहित मारवा अपने कमरे में बैठा हुआ अभी भी अनिका का ही वेट कर रहा था, क्योंकि हालांकि अनिका ने मैसेज डाल दिया था लेकिन अनिका अभी तक ही नहीं आई थी। रोहित मारवा यहाँ पर अनिका का वेट कर रहा था। तभी उसके डोर की बेल बजती है। जब वो खोलने के लिए जाता है तो वो देखता है कि सामने अनिका खड़ी है। उसे ऐसे देखकर अब रोहित एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है, तुम अभी क्यों आई हो? तुम्हें तो कल आना चाहिए था ना। चलो अंदर आओ। जैसे ही अनिका अंदर आती है तो वो कहती है, रोहित सर, मुझे चिराग सर ने पहचान लिया था, इसलिए मैं बॉस के पास गई थी। तो बॉस ने मुझे बिल्कुल अनिका मैडम जैसा बनाया है। आपको क्या लगता है, क्या अभी भी मुझ में कोई कमी है जिससे मुझे कोई पहचान सकता है? दरअसल यहाँ पर जिसे अनिका समझकर रोहित ने दरवाजा खोला था वो अनिका नहीं बल्कि एनी थी। एनी को देखकर रोहित ने एनी को जल्दी से पहचान लिया था, इसलिए ही रोहित ने एनी को जल्दी से अंदर बुलाया। एनी की बात सुनकर अब रोहित फिर से कहता है, नहीं, तुम्हें कोई भी इतनी आसानी से नहीं पहचान सकता। एनी अब रोहित से पूछती है कि मेरा कमांड बॉस। एनी की बात सुनकर अब रोहित फिर से कहता है, तुम्हें यहाँ इस बालकनी के सामने बने हुए बेसमेंट की तरफ जाना है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए मेरे से एक गलती हो गई है, क्योंकि जहां पर मैंने गार्ड बोला था वहां पर कोई गार्ड नहीं बल्कि वो एक गरुड़ था। वो लिखने में ही गलती हो गई थी, इसलिए आई एम सॉरी कि मेरे से वो पढ़ने में भी गलती